तो कैसे हैं आप सब लोग, और उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। शुरुआत करते हैं हम अपनी विधिवत क्लास की। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हम अपने रोजाना की तरह उन शब्दों पर। आज 4 शब्द हैं। पहला है सहस्त्र, दूसरा धान, तीसरा है राध और चौथा है आंसू। शब्द से संबंधित कुछ शब्द देखने। देखो, पहला शब्द है सहस्त्र। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें, सहस्त्र शब्द शुद्ध अशुद्धि की दृष्टि से यही शुद्ध होता है। आपने कहीं पर भी ये शब्द देखा है या लिखने में प्रयुक्त किया तो ये शब्द गलत होगा। सहस्त्र नहीं होता, सहस्त्र, यानी ये स के आगे आधा त्र लगता है, ये गलत है। स के नीचे रे लगता है, ये सही है। सहस्त्र, शुद्ध अशुद्धि में भी ध्यान रखें इसका। सहस्त्र, तो ये जो सहस्त्र शब्द होता है इसका अर्थ होता है 1000। इसके बाद में इससे कुछ शब्द बनेंगे, फिर आगे वाले शब्द आते हैं धान, फिर आता है राध, और एक शब्द यहाँ हमने मिटा दिया वापस, वो है अश्रु या आंसू। ठीक, यहाँ देखो 2-3 शब्द बनते हैं। सहस्त्र शब्द से 3 शब्द बनेंगे। अगर सहस्त्र शब्द में हम आसन शब्द जोड़ेंगे, आसन का मतलब बैठने का स्थान, तो 1000 है आसन जिसके, तो शब्द बनेगा सहस्रासन, है ना, सहस्रासन। दूसरा सहस्त्र शब्द में जोड़ेंगे अक्षी, ई का लोप हो जाएगा, शब्द बनेगा सहस्राक्ष। तीसरा बनेगा, उसमें अंशु जोड़ेंगे, शब्द बनेगा सहस्रांशु। ध्यान से 3 शब्द पर्यायवाची यहाँ पे काम के हैं। वैसे ये भी ठीक है। आसन यानी बैठने का स्थान, अक्षी यानी आँख, अंशु यानी किरण। अक्षी, आँख, अंशु, किरण। ठीक, और सहस्त्र का मतलब 1000। पहला शब्द बनेगा सहस्त्र आसन, 1000 है आसन जिसके, और इसका अर्थ होगा शेषनाग। ये जो आपका शेषनाग है उसके बारे में कहते हैं उसके 1000 आसन है, यानी ऐसा वैदिक मान्यता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पूरी की पूरी पृथ्वी है वो शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी उस दृष्टिकोण से देखें तो 1000 आसन है उसके, 1000 फण है उसके, है ना। तो सहस्रासन तो बोलेंगे शेषनाग। दूसरा है सहस्राक्ष, 1000 है आँखें जिसके। अब 2 आँखें तो सुनिए, आमतौर पर 2 आँखें होती है। त्रिनेत्र शिव का पर्यायवाची होता है, 3 आँखें होती हैं। लेकिन 1000 आँखें का अर्थ ये हुआ, पहले बता देता हूँ। 1000 आँखें थी वो इंद्र की थी। सहस्राक्ष 1000 आँखें वो किसके थी? इंद्र के थी। तो इंद्र की 1000 आँखें का तो तात्पर्य वो ये है कि इंद्र की राजसभा में या इंद्र के दरबार में गुप्तचरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और ऐसा माना जाता है कि उसके शासन कार्य में संभालने के लिए लगभग 1000 गुप्तचर रहा करते थे। तो जो गुप्तचर होता है वो लगभग आँख का ही काम करता है, यानी हम आँख से देखी हुई चीज़ पर विश्वास कर लेते हैं। उसी तरह से राजा महाराजा गुप्तचर के द्वारा कही गई बात को उसी तरह से लेता हूँ मानो उसने अपने आँख से ही देखा हो। तो यहाँ उस आँख शब्द का अर्थ सामान्य आँख से ना होकर किससे हो गया? गुप्तचर से हो गया। तो भगवान जो इंद्र थे उनके 1000 गुप्तचर हुआ करते थे, हजारों गुप्तचर थे, इसलिए इंद्र को कहा गया सहस्राक्ष। इसके बाद में अंशु, अंशु का मतलब हो गया किरण, और सहस्र का मतलब 1000। तो यहाँ फिर होता है कि 1000 किरणें हैं, तो सीधी से हो जाएगा 1000 किरणों वाला हो जाएगा सहस्राक्षु, ये हो जाएगा भाई सूर्य। हो गया। फिर आते हैं धान शब्द पे। धान शब्द का अर्थ वैसे तो मन का एकाग्रचित होना धान कहता है, मन का एकाग्रचित होना। फिर इससे कई शब्द बनते हैं, साधारण शब्द बनते हैं। अगर धान शब्द में हम अ उपसर्ग लगाएंगे तो नाम बन जाएगा अवधान। मूल शब्द धान है, उपसर्ग लगाया अव।
फिर हमने अवधान शब्द में वी उपसर्ग लगाया तो यहाँ पे यण संधि हुई और नाम बन गया व्यवधान। फिर हमने जो अवधान जो शब्द था उसके अंदर हमने स उपसर्ग लगाया, यहाँ दीर्घ संधि हो गई और नाम बना सावधान। फिर हमने धान जो मूल शब्द था उसमें प्र उपसर्ग लगाया, नाम बन गया प्रधान। फिर हमने धान शब्द में वी उपसर्ग लगाया, मूल शब्द था धान और शब्द बन गया विधान। फिर ये जो वी प्लस धान जो शब्द है इसके अंदर हमने सम उपसर्ग लगाया और नाम बन गया व्यंजन संधि के हिसाब से संविधान। फिर जो अवधान शब्द है इसमें प्र उपसर्ग लगाया और नाम बन गया प्रावधान। और इसके अलावा अपि उपसर्ग लगाया और धान मूल शब्द है तो वो बन गया अपिधान। तो धान से बहुत ज़्यादा शब्द बनते हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट है वो है अंतर प्लस धान और शब्द बनेगा अंतर्धान। ध्यान रखें मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ये जो अंतर्ध्यान शब्द होता है वो गलत होता है। मेरा कहने का सारांश यही है, अंतर्ध्यान शब्द गलत होता है, अंतर्धान शुद्ध होता है, याद कर लेना। धान मूल शब्द है, धान में अ उपसर्ग जोड़ा अवधान, अव में वापस वी जोड़ा, दो उपसर्ग हो गए वी और अव, फिर दो उपसर्ग हो गए स और अव, प्र में एक है, वी में एक है, सम और वी, प्रावधान, प्र और अव दो उपसर्ग जोड़े, अपिधान अपि एक उपसर्ग है। तो मूल शब्द धान है, धान से कई शब्द बनते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर अंतर्धान वाला हो गया। इसके अलावा भी कई शब्द बनते हैं जैसे आपके संधान भी बनता है, सम प्लस धान संधान। अनुसंधान अनुपसर्ग लगा देंगे, अब इसी अनुपसर्ग लगा दिया अनुसंधान, अनु सम प्लस धान, तो अनु सम दो उपसर्ग है, धान मूल शब्द है। तो ये आपके हो गए भाई धान शब्द से बात। बहुत अच्छा एक ही शब्द है और कम से कम 10-11 शब्द लेके आता है, 3 शब्द ही हो गए। अब एक मूल शब्द है राग। राग जो शब्द है इसका अर्थ होता है भक्ति का भाव, भक्ति का भाव। इस राग शब्द में आ उपसर्ग आ प्रत्यय जोड़ेंगे, नाम बनेगा राधा। राधा जो शब्द है इसमें अनु उपसर्ग जोड़ेंगे, नाम बनेगा अनुराधा। ठीक है, यहाँ एक शब्द और याद आ गया भाई, इसको भी देख लेना, समाधान। इसमें दो उपसर्ग है, सम प्लस आ प्लस धान, अनु प्लस राधा अनुराधा। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण शब्द है वो है आ प्लस राध प्लस अना, ये शब्द होगा आराधना। ध्यान रखें भाई महत्वपूर्ण शब्द है ये। आराधना जो नाम होता है वो गलत होता है, आराधना नाम से नहीं होता, नाम होता है आराधना। ए नकारात्मक होता है और राध का मतलब भक्ति का भाव, तो जिसमें भक्ति का भाव ना हो वो तो आराधना हो जाएगा। लेकिन आ होता है वो पर्यंत तक, जैसे आज जन्म जन्म तक, उसी तरह से भक्ति भाव तक, इसलिए आराधना नाम सही होगा, आराधना नाम गलत होगा। तो ये शब्द सही है, ये गलत है। अनुराधा राधा है ना, इसी तरह से कई शब्द राध धातु से भी बनते हैं। इसके अलावा एक आप देखेंगे आंसू शब्द है, इसके पर्यायवाची की बात करें तो एक बेसिक पर्यायवाची जिसका अश्रु बनता है, जो तत्सम है अश्रु, इसका तद्भव बनता है आंसू। इसके अलावा आप देख लेना जहाँ आँख और जल इनके पर्यायवाची एक साथ हो जाए दोनों, तो वो अश्रु के पर्यायवाची होंगे। जैसे मान लीजिए नेत्र नीर, नेत्र यानी आँख, नीर यानी पानी, आँख का पानी तो आंसू। नयन नीर, नेत्रवारी, चक्षु जल,
दृगाम्बु, दृग प्लस अम्बु, दृग यानी आंख, अम्बु यानी पानी, तो ये हो गया इसका अर्थ। दृगाम्बु किसका हो गया? आंख, आंसू का हो गया। तो जहाँ आंख और जल के पर्यायवाची दोनों एक साथ हो वो हमेशा आंसू के पर्यायवाची होते हैं। तो देखो भाई हमने ये शब्द तैयार किए, 1 2 3, 3 तो ये हो गए, फिर ये सारे 8-10 ये हो गए, इसके अलावा 3 ये हो गए 6, इसके अलावा 8-10, कुल मिला के 20-25 शब्दों को आराम से याद करें। अब आते हैं अपने टॉपिक की ओर। हाँ देख लो एक बार इनको। तो हम पढ़ रहे थे भाई प्रत्यय। प्रत्ययों में एक चीज़ आज बतानी है, जो बात हुई थी आपके ओति और ओति, इन प्रत्ययों से कुछ एक क्वेश्चन आया था कि भाई ओति प्रत्यय औति प्रत्यय होता है, ओति प्रत्यय देखा नहीं। तो ध्यान से देख लेना उसका अर्थ क्या था। वहाँ मैंने आपको ओति और ओति 2 प्रत्यय इसलिए लिखवाए थे कि ध्यान दें, कई बार क्या होता है कि दिक्कत क्या हो जाती है वो आपको मैं बता देता हूँ। दिक्कत ये हो जाती है कि हमें दे दिया जैसे चुनौती शब्द, हमें दे दिया चुनौती शब्द, अब हमें पूछ लिया कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, ओति, ती, ई और ओति, ये 4 प्रत्यय हमें ऑप्शन में दे दिए और पूछ लिया गया चुनौती शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो वहाँ हमें क्या होता है कि ओति प्रत्यय हमारा याद किया हुआ रहता है कि हाँ भाई चुनौती में ओति प्रत्यय होता है, तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, पहले ओति देखते हैं, इसको सही कर देते हैं, या ये ओति दूसरे तीसरे नंबर पर होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जहाँ ओ की मात्राएं 2 होती है, जहाँ ओ की मात्राएं 2 होती है, तो वहाँ ध्यान रखें कि इस शब्द पे अगर 2 मात्राओं वाला ओति है ना तो आप ओति लगाओ, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके ऊपर 1 मात्राएं होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि ओति प्रत्यय नहीं होता है। लेकिन जैसे कहते हैं हिंदी के अंदर प्रत्ययों की संख्या निश्चित नहीं है, हिंदी में प्रत्ययों की संख्या निश्चित नहीं है। अगर कोई प्रत्यय 2 या 3 शब्दों को अपने रूप में ले लेता है तो फिर वो प्रत्यय बन जाता है। जैसे मान लीजिए वाला कोई प्रत्यय नहीं है, फिर भी अगर दूध वाला, चाय वाला, ज्ञान वाला, बुद्धि वाला ऐसा शब्द बनने लग गए इससे, तो वाला कालांतर में आके प्रत्यय का रूप ले लिया। तो आप ध्यान रखें इसमें कि ओति, इसी तरह से जैसे ओना शब्द है ना, तो इसके अंदर जैसे शब्द दे दिया बिछोना, खिलौना, बिलोना या कोई नहीं। अब आपको पूछ लिया कि इनमें कौन किस शब्द में ओना प्रत्यय नहीं है, तो वहाँ क्या होता है कि जैसे बिलोना शब्द है, ये क्रिया है अपने आप में, है ना, तो ये रूप मिल जाए तो फिर ये ओना प्रत्यय है। अगर ये रूप नहीं मिले तो इसमें ओना ओना ओना, तो आप दोनों रूप ध्यान रखें। मैं आपको ये बता रहा था कि ओति और ओति का दोनों रूप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि एक लाइन खुटा दी, क्योंकि कुछ किताबें हिंदी में, यूपी बोर्ड की किताबें मैंने देखी जहाँ ओति और ओति दोनों को ओब्लिक में चिन्ह में देकर प्रत्यय बताए गए, ओति और ओति, ओना और ओना। तो वहाँ ऐसी दिक्कतें मैंने देखी है। हिमाचल प्रदेश में 2 एसपी के जो बोर्ड होता है उसमें कई पेपरों में मैंने ऐसे देखी थी, तो उसी बेस पे पता है। हालांकि राजस्थान बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। राजस्थान बोर्ड में क्या होता है कि एक बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ एक में अव नहीं था, तो वो थोड़ी आपके संज्ञान में होना जरूरी है। जो चीज़ मुख्य रूप से होती है उनको बताना जरूरी होता है। और वास्तव में जो प्रत्यय होता है वो तो ओति होता है, लेकिन सावधानी रखने के लिए आपको उस ओति से मैंने तुलना की थी। इसके बाद में आते हैं हम अपने मुख्य टॉपिक पे। प्रत्यय देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कृत होता है, एक तद्धित होता है, ठीक। जो प्रत्यय क्रियाओं से बनते हैं वो कृत कहलाते हैं, जो प्रत्यय क्रियाओं से नहीं बनते हैं अर्थात संज्ञा सर्वनाम शब्दों से बनते हैं वो तद्धित कहलाते हैं। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनका एक विशिष्ट रूप होता है। भाई मैं 2-4 प्रत्यय पहले वो लिखवाऊंगा, फिर एक नियम लिखवा दूंगा। पहले एक चीज़ ध्यान रखें, आपको पूछ लिया जाए शालीन शब्द में मूल शब्द है। देखो इसमें क्या टॉपिक तो प्रत्यय का है, यह पूछ लिया कि शालीन शब्द में मूल शब्द है, तो पहला विकल्प देंगे शाल प्लस इन, शाली प्लस इन, शील प्लस इन,
साल प्लस इन। देखिए ये कठिनाई है प्रत्ययों की। आप प्रत्यय 1000 याद करके जाते हो, प्रत्यय चाहे 500 याद करके जाते हो, कितने प्रत्यय आपको आते हो, लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों दृष्टि से देखा जाते हैं। ये एक विशिष्ट शब्द है, इसका विशिष्ट ही बनेगा भाई। आपको दे दिया कि शालीन शब्द में मूल शब्द है। अब इन प्रत्यय आपको पता है, रंगीन शब्द में इन प्रत्यय होता है, संगीन शब्द में इन प्रत्यय होता है। अब यहाँ अगले ने प्रत्यय दे भी दिया और मूल शब्द पूछ लिया, क्योंकि प्रत्यय में मूल शब्द की जानकारी भी होना जरूरी है। फिर यहाँ देखेंगे आप साल प्लस इन, साली प्लस इन, सील प्लस इन, साल प्लस इन। फिर दिमाग काम करेगा कि चलो यार ये हलंत लगा हुआ है, इसमें ई करके बड़ी ई हो जाएगी, इसमें तो नहीं होगी, ए है, इसमें तो ए और ई मिलके तो नहीं होगा, इसमें भी ए है, ये इसमें भी ई है, ई और ई मिलके ये साली शब्द क्या है। तो ऐसे शब्दों के जो विशिष्ट रूप होते हैं उनको देखने होते हैं आपको। तो ध्यान रखें, इसके अंदर जो शुद्ध सही है वो ये है, सील। सील क्या होगा, शालीनता का एक गुण होता है, सुशील, है ना। सील शब्द में सु उपसर्ग लगाते हैं तो नाम बन जाता है सुशील, कि वह लड़का बहुत सुशील है, अच्छे सील के गुण है उसके अंदर। और इसी सील शब्द से ये शालीन शब्द बना है, वो शालीन स्वभाव का है, जिसमें शीलता के गुण होते हैं, वो शालीन स्वभाव का होता है। तो इस भले ही नाम शालीन लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में इसमें मूल शब्द क्या है, सील है। ये विशिष्ट प्रत्यय हैं, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द और दे देता हूं आपको। आपको पूछा जाएगा हरितिमा शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए, सीधा बता दिया। फिर आपको अगला पहला विकल्प देगा हरित प्लस मां, हरित प्लस इमा, हरित प्लस इमा, हरि प्लस तिमा। चलो ये शब्द दे दिया, हरितिमा शब्द। बताइए इसके अंदर मूल शब्द क्या है। अब प्रत्यय हमें आ रहे हैं और हमने देख लिया कि भाई इसमें ईमा प्रत्यय है, इसमें भी ईमा है, इसमें भी ईमा है। तीमा प्रत्यय कहीं नहीं पड़ा, माँ नहीं पड़ा, तो इसमें और इसमें से कोई एक उत्तर होगा। अब हमने शब्द को देख रहे हैं तो यहाँ ई की मात्रा बड़ी आ रही है। यहाँ हम देखेंगे हरित शब्द में ई की मात्रा छोटी होती है, हमने ये शब्द नहीं पढ़ा कहीं बड़ी ई वाला, तो मूल शब्द होता है वो हरित नहीं होता, मूल शब्द हरित होता है। तो ये एक अपवाद है जो शब्द में जाके इस जो लघु था उसका दीर्घीकरण हो गया। तो जो ये विशिष्ट प्रत्यय होते हैं इनको आपको याद करने होते हैं। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो रटने वाली चीज़ें होती हैं उनको कोई याद नहीं कर पाया और याद करने वाली चीज़ों को रट नहीं पाया। हाँ ठीक है, हम समझते समझते कोई चीज़ को रट लें या याद कर लें वो अच्छा रहता है। तो हरित मूल शब्द है और ईमा प्रत्यय, यहाँ शालीन नाम लिखा हुआ है लेकिन सील मूल शब्द है और ईमा प्रत्यय। इसी तरह से एक RS में क्वेश्चन आया था, उसमें भी मैं बता देता हूँ। 3 क्वेश्चन में आज तीन शब्दों पे चर्चा कर लेता हूँ। शब्द था गुबरीला। गुबरीला शब्द में मूल शब्द वह प्रत्यय है, ठीक। पहला ऑप्शन था गुबर प्लस इला, गुबारा प्लस इला, गुबार प्लस इला, और गोबर प्लस इला। ये 4 विकल्प दिए थे और पूछा गया गुबरीला शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। अब हमें सबसे पहले ये थोड़ा ध्यान से रखना है, शालीन शब्द का क्या होता है, शालीनता से होता है। तो फिर शालीनता से संबंधित शब्द कौन सा हो गया, सील हो गया। हरितिमा शब्द का अर्थ हरियाली होता है, तो हरे से संबंधित शब्द हरित हो गया। थोड़ा बहुत आपको संबंध बिठाना पड़ेगा जब प्रत्ययों की कठिनाई बढ़ती है। तो फिर आपको गुबरीला शब्द दे दिया, तो गुबरीला क्या होता है भाई, दिमाग एक बार तो सन्न रह जाएगा कि गुबरीला शब्द कहीं सुना ही नहीं है, नहीं सुना तो एक बार पढ़े। तो गुब्बारा नहीं, चमकीला बोलते हैं कि भाई चमकने वाला रंग चमकीला होता है। तो ध्यान रखें वहाँ आपका जो मूल शब्द होगा वो ये होगा और प्रत्यय। इला चारों में है लेकिन सही शब्द होगा गोबर प्लस इला। जो गोबर के तरह का है, गोबर के रंग का है, उसको बोलेंगे गुबरीला। अगर कोई वस्तु है वो गोबर के रंग की तरह मटमेली है तो उसको बोलते हैं ये गुबरीला कपड़ा है, ये गुबरेली वस्तु है। तो ध्यान रखें 3 शब्द आप लिखें, हरितिमा आराम से लिखें और इसका उदाहरण लिखें ये, शालीन इसका उदाहरण लिखें ये, गुबरीला इसका उदाहरण लिखें ये, तीनों लिख लो। एक और लिख देता हूँ यहाँ नहीं, ऊपर लिख देता हूँ।
लेच प्लस इला और इसका बनेगा भाई लचीला। यहाँ लच प्लस इला या लची प्लस इला नहीं होगा, लेच प्लस इला। लिखो आप इन चारों को। आई मेरी बात समझ में? जो विशिष्ट प्रत्यय होते हैं, इसके अलावा एक शब्द और है। चलो इस पे आगे इधर वाला लिख लिया आपने, ये मिटा देता हूँ, फिर आप आगे वाले लिखो, तब तक ये इधर वाला लिख देता हूँ। हरितिमा में शब्द के अंदर तो री की मात्रा बड़ी है और मूल शब्द के अंदर हरि में री की मात्रा छोटी, हरित हरा। अब आगे देखो, आपको पूछा गया कि चचेरा, ममेरा, सवेरा और कमेरा किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2014 का क्वेश्चन है ये, कि किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। तो आप मूल शब्द देख लो कि चाचा प्लस एरा चचेरा, मामा प्लस एरा ममेरा, काम करने वाला कमेरा। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो सौ प्लस एरा नहीं होगा, स प्लस वेरा, स उपसर्ग न कि एरा प्रत्यय है। एक शब्द और विशेष रूप से ध्यान रखें, कोई पूछेगा आपसे मेरा, मेरा जो शब्द है इसमें मूल शब्द और प्रत्यय पूछेगा, निसंकोच बताएं, मैं प्लस एरा। रट लेना, लिख लेना। देखो एरा प्रत्यय का अर्थ संबंध से होता है। मामा चाचा से जो संबंध है वो चचेरा, मामा से संबंध रखने वाला ममेरा, काम से संबंध रखने वाला कमेरा। लेकिन यहाँ इसमें एरा प्रत्यय नहीं है। फिर मैं प्लस एरा, मुझसे, मैं से संबंध रखने वाला मेरा। बिल्कुल लिखो भाई। इसके अलावा कहीं है और भी उदाहरण है, लेकिन जो विशिष्ट उदाहरण उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा भाई देखो, जैसे आपको पूछ लिया कि भावुक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बेसिक समझेंगे भाव मूल शब्द है, उक प्रत्यय है, भाव में बंधने वाला भावुक है ना। इसी तरह से आपको पूछ लिया गया कि भाई बालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे क, बाल और क पालक शब्द में। तो इस तरह से क्या होता है कि जो प्रत्यय स्पष्ट होते हैं उनके बारे में ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना होता है, जो विशिष्ट प्रत्यय है वही लिखना है एक बार। बाकी कि आप अपने जैसे 9th से 12th की किताब है अच्छे से पढ़ें, और जो विशिष्ट है इसके अलावा एक रूल पढ़ेंगे हम, उस रूल से बचे हुए जो कठिन प्रत्यय हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मिटा देता हूँ मैं सबको, आप लिखो एक बार। तो देखो वो एक ऐसा हम उदाहरण पढ़ेंगे, संस्कृत का एक नियम है, उसका मैंने हिंदीकरण किया है। यानी संस्कृत की जो कठिनाई थी, संस्कृत की जो क्लिष्टता थी, उसको छोड़कर मैंने थोड़ा आपके लिए उपयोगी बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसे अच्छे से समझेंगे। वो कम से कम आपके 50 प्रत्यय भी तैयार करेगा, साथ में 50 शुद्ध अशुद्धि के शब्द भी तैयार करेगा। और उसी नियम में हम आप आज की पूरी क्लास लगाएंगे, पूरी की पूरी क्लास उसी नियम पर डिपेंड करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझेंगे उस चीज़ को। तो देखो भाई, नियम देखना है एक बार, बेसिक सा नियम है, आपके संधि में भी काम आएगा, शब्द की शुद्ध शुद्धि में भी काम आएगा, और प्रत्ययों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। देखो एक नियम क्या होता है कि 4-5 प्रत्यय होते हैं। संस्कृत में तो ज़्यादा नाम दिए रहते हैं, मैं 4 बताता हूँ। एक तो ये, एक इक, एक ए, एक ए, एक अयन। चलो इतने बहुत है। वैसे तो याद आप मुख्य रूप से 3 ही रखना, अगले वाले हिंदी के दृष्टिकोण से आप 3 ही याद रखें। ये 5 याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 5 प्रत्यय होते हैं ये किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो अपना एक विशिष्ट रूप देते हैं, और बहुत ही ईजी भी है। आप एक बार देखोगे बहुत आसान लगेगा आपको और मज़ा भी आएगा। बड़ा रोचक, मुझे भी अच्छा लगा जब मैंने पहली बार इस नियम को पढ़ा, संस्कृत की एक किताब में पढ़ा, और मैंने जब इसका हिंदीकरण किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और डिक्शनरी एकदम झट से जुड़ गई पूरी। प्रत्ययों से कई समस्याओं का समाधान भी इससे हुआ। तो निसंदेह आपके भी समस्या का समाधान होगा। आप आराम से देखें, धीरे धीरे समझें इस नियम में। पहले याद रखना है, पहले याद क्या रखना है कि यह, इक, ए और अयन, प्रत्येक शर्त ये 4-5 प्रत्यय होगा। अब ये प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जब जुड़ते हैं, ये प्रत्यय किसी भी मूल शब्द या मूल धातु के अंत में जुड़ते हैं तो उस पूरे शब्द को हिला देते हैं, ये पूरे शब्द को झकझोर के रख देते हैं। अर्थात उस शब्द में वो 3 प्रकार के परिवर्तन करते हैं। ध्यान से सुनना, कितने प्रकार के परिवर्तन करते हैं? 3। पहला और दूसरा। पहले 2 ले लेते हैं, अब 3 प्रकार के परिवर्तन करते हैं। पहले तो शब्द से बात कर लेता हूँ। हमने लिखा पहला, देखो
ये प्रत्यय जब किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो उनमें एक विशेष तरह का परिवर्तन कर देते हैं। ध्यान से देखना, पहले बिंदु ये लिख दिया, जब किसी शब्द में, तो पहला आपका जिज्ञासा का विषय ये रहेगा कि किसी शब्द का मतलब क्या है। यहाँ किसी शब्द का मतलब है कि वो शब्द 2 वर्णों का हो सकता है, 3 वर्णों का हो सकता है, 4 वर्णों का हो सकता है। ध्यान रखें, अगर वो शब्द मान लीजिए कि नीति है, अगर वो शब्द मान लीजिए समाज है, अगर वो मान लीजिए शब्द इतिहास है, ये प्रत्यय जब किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, सर कौन से प्रत्यय, ये 4 5, 1 2 3 4 5, किसी शब्द में मान लीजिए नीति शब्द के अंत में जुड़ रहे हैं, समाज के जुड़ रहे हैं, या इतिहास में जुड़ रहे हैं, ये हो गया। ये किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो उसमें एक विशेष तरह का परिवर्तन कर देते हैं। तो पहली चीज़ ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना, उस शब्द की ये शर्त नहीं रहेगी कि वो शब्द कितने वर्णों का है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। आगे बात समझ में, तो परिवर्तन करते क्या है वो हम आगे देखते हैं। ध्यान रखें, वो परिवर्तन क्या करते हैं कि अगर उस शब्द का प्रारंभिक स्वर, मैं ये शब्द इधर लिख देता हूँ वापस, हमने 3 शब्द लिखे थे, नीति, समाज, भूमि और ऋषि। मैं उदाहरण ले लिया मैंने, अच्छा ठीक है। एक इतिहास भी जैसे लिखा था वो भी लिख देता हूँ, ये 4 मैंने उदाहरण लिख दिए। ये प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ेंगे तो एक विशेष प्रकार परिवर्तन करेंगे। और पहला क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या रहेगा इसे, कि यदि उस शब्द का प्रारंभिक स्वर, यदि उस शब्द का प्रारंभिक स्वर, तो इस नीति शब्द का प्रारंभिक व्यंजन और वर्ण नहीं लेना है, उस प्रारंभिक स्वर लेना है। तो नीति में जो न है इसमें प्रारंभिक स्वर ई है, इसमें प्रारंभिक स्वर स में ए है, भूमि में प्रारंभिक स्वर उ है, ऋषि में प्रारंभिक स्वर री है, और इतिहास में प्रारंभिक स्वर स्पष्ट है ई है। तो ध्यान रखिए, तो उस शब्द का हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रारंभिक स्वर देखना है। देख लिए प्रारंभिक स्वर, प्रारंभिक स्वर यदि ए होता है, प्रारंभिक स्वर यदि ए हो तो उसका हो जाता है आ, यदि ई हो तो उसका हो जाता है आई, यदि ऊ हो तो उसका हो जाता है आओ, और यदि री हो तो उसका हो जाता है आर। ध्यान से सुनना, 2 हो गए। तीसरी बात, उस शब्द के यहां से उस शब्द के थोड़ा इजी कर देता हूं, अंतिम स्वर का लोप। धीरे समझना, एक बार अगर दिमाग में बैठ गई बात तो हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगी। 3 चीजें, बोलो भाई, ये नियम कंप्लीट हो गया, अब इसको समझना बाकी है। पहले चीज भी देखना है प्रत्यय कौन से जुड़ रहे हैं। अगर इन प्रत्यय जुड़ गया, इन या उक जुड़ गया, अक जुड़ गया, तो ये नियम कोई काम का नहीं है। शर्त ये रहेगी ये, इक, ए और अयन, ये 4-5 प्रत्यय यदि किसी शब्द में जुड़ते हैं, ये प्रत्यय किसी शब्द में, तो किसी शब्द का मतलब सब छोटा बड़ा कैसा भी हो, तो अंत में जुड़ते हैं तो उनमें से एक विशेष तरह का परिवर्तन कर देते हैं। तो कैसा करते हैं, दूसरा स्टेप आते हैं कि उस शब्द का यदि प्रारंभिक स्वर ए है तो उसका आ हो जाता है, प्रारंभिक स्वर ई है तो उसका आई हो जाता है, ए नहीं आई हो जाता है, ऊ है तो उसका औ हो जाता है, प्रारंभिक स्वर री है तो उसका आर हो जाता है, और उस शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। अंतिम स्वर कौन सा है, तय के अंदर अंतिम स्वर ई है, जय में अंतिम स्वर ए है, भूमि में मैं में अंतिम स्वर ई है, ऋषि में ई है, स है। अर्थात इन सब का अंतिम स्वर, प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन और अंतिम स्वर में परिवर्तन, प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन तो इस तरह से, और अंतिम स्वर तो लोप ही हो गया।
अब मान लीजिए हमने सबसे पहले नीति शब्द लिया, इसके अंदर हम जोड़ रहे हैं, यहाँ देख लेते हैं, ये नीति शब्द लिया है, यहाँ हम जोड़ रहे हैं इक प्रत्यय। शर्त यही थी इन चारों में से कोई प्रत्यय होना चाहिए, तो हमने किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं। तो ये शब्द है, इसके अंत में इक प्रत्यय जुड़ रहा है, ठीक। तो प्रारंभिक स्वर ए है, न में ए है क्या? नहीं, न में ई है, तो ई का प्रारंभिक स्वर का क्या करना? आई। तो ध्यान रखना, न तो अपने स्थान पर रहेगा, न तो रहेगा, हमें स्वर का बदलाव करना है, तो ई के स्थान पे क्या कर देंगे? आई, तो हो जाएगा नहीं। और अंतिम स्वर, प्रारंभिक स्वर में चेंज कर दिया, और अंतिम स्वर का लोप। और इस शब्द का अंतिम स्वर भी क्या है? दो ही वर्ण है, तो प्रारंभिक इधर वाला हो गया, अंतिम ये हो गया। अंतिम स्वर का लोप कर देंगे तो तय हो जाएगा आधा, तय, और आगे वाला इक जोड़ते ही तय में हो जाएगी छोटी मात्रा, और शब्द बन जाएगा नैतिक। अगला शब्द हमने लिया है समाज, और इसमें जोड़ा है हमने इक प्रत्यय। आगे बात समझ में। प्रारंभिक स्वर क्या है? ए है, ए का क्या हो जाएगा? आ। अंतिम स्वर का लोप, सा मा जय में लोप हो गया, आगे वाला ई जुड़ गया, नाम बन गया सामाजिक। तो बताओ, भूमि में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऊ का क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, नाम क्या बन जाएगा? भौमिक। ऋषि, यह महत्वपूर्ण शब्द भाई, ऋषि शब्द है, इसके अंदर इक नहीं जोड़ेंगे, इसके अंदर जोड़ेंगे ए, कोई सा भी ले लो, ये ए जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले री के स्थान पे क्या होगा? आर हो गया, ये लीजिए भाई आर। स लिख दिया क्योंकि अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा, और आगे वाला ए जुड़ेगा, ए प्रत्यय जोड़ने से पूरा हो गया, अर्थात रह आधा है, तो ये शब्द बन जाएगा आर्स। पूछेगा कोई आपसे आर्स शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो आप बताएंगे आराम से, आर्स शब्द में प्रत्यय है ए। मूल शब्द तो बताना है ऋषि। किसी भी दृष्टिकोण से नहीं लगता कि आर्स शब्द में ऋषि मूल शब्द और ए प्रत्यय है। इसी तरह से इतिहास शब्द में इक प्रत्यय लगाएंगे तो ई का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, तो हो जाएगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक। ध्यान रखिए, पीटीटी में क्वेश्चन आया था शुद्ध अशुद्धि में, 2016 या 17 की पीटीटी थी, तो उसमें 4 नाम दिए हुए थे कि ऐतिहासिक, 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 कौन सा नाम शुद्ध है। ये सिंपल एग्जाम होता है पीटीटी का, तो वहाँ ऐतिहासिक शब्द, तो कोई भी एग्जाम हो जो क्वेश्चन आता है उस बेस पे हम आपको बता रहे हैं। तो ये नियम दिमाग में रखें। अब एक बार इसको भूल जाओ, दिमाग में यही रखना है कि कोई भी शब्द देता हो, पहले ये 5 प्रत्यय याद कर लो, यह एक ए और यह एक ए और अयन, ये 4-5 प्रत्यय जुड़ते हो, और अगर उस शब्द का प्रारंभिक स्वर ए है उसका आ हो जाएगा, प्रारंभिक स्वर ई है उसका आई हो जाएगा, प्रारंभिक स्वर ऊ है उसका औ हो जाएगा, प्रारंभिक स्वर री है तो उसका आर हो जाएगा। यहाँ तक हो गया क्लियर। और उस शब्द के अंतिम स्वर का क्या कर देंगे? हम लोप कर देंगे। अब इसके बाद में कुछ और शब्दों की ओर हम देख लेते हैं, ठीक है। इस शब्द को यहाँ से मिटा देता हूँ, ये एक ही नियम आपके सामने रहेगा। देखो भाई, ये एक बार देख लो, ये आगे रखेंगे, इसको हमारा थोड़ा अभी याद नहीं हुआ है, तो इसको थोड़ा केंद्र बिंदु में रखेंगे इस नियम को। बाकी 2 नियम, अंतिम तीसरा नियम तो ये अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा, और पहला नियम था कि किसी शब्द को हमें देखना है। तो देखो, एक शब्द हमने ले लिया मूरा प्लस ये, क्योंकि हमें यह भी ले सकते हैं, इक भी ले सकते हैं, आई भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, और आयन भी ले सकते हैं। अब हमने यह प्रत्यय ले लिया, मूरा प्लस ये शब्द 2 वर्णों का है, प्रथम स्वर में प्रारंभ होगा, अंतिम स्वर में बदलाव होगा। प्रथम स्वर में कौन सा स्वर है? ऊ है, तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ। तो मैं अपनी जगह है, मैं में औ जुड़ेगा, मो। अंतिम स्वर का क्या करेंगे? लोप, तो रे क्या हो जाएगा? आधा। अब आगे सीधा ये आ गया, तो ये रे पूरा नहीं होगा, आधा रहेगा, और नाम बन जाएगा भाई मौर्य। कोई पूछेगा आपसे मौर्य शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए, तो आप बताएंगे मूरा प्लस ये। चंद्रगुप्त मौर्य की माँ का नाम मूरा था, और मूरा के वंशज होने के कारण वो आगे जाकर मौर्य कहलाए। इसी तरह से एक शब्द ये है कुटिल प्लस ये, ध्यान से देखिए, ऊ है, ऊ है, ऊ का औ हो जाएगा तो नाम बन जाएगा कौ। टी अपने स्थान पे है, और ले आधा हो जाएगा अंतिम स्वर का ले, और नाम बन जाएगा कौटिल्य। चंद्रगुप्त का जो गुरु था चाणक्य, वो कुटिल चालें चलता था, टेढ़ी चालें चलता था, चालाकी भरी चालें चलता था, इसलिए उसका नाम कौटिल्य पड़ गया। एक नाम और है कि चणक प्लस ये, ध्यान से देखें, चणक प्लस ये। अब देखिए, चणक प्लस ये में च है
प्रथम स्वर ए है, इसका तो हो जाएगा चा, ण अपने स्थान पे, अंतिम स्वर लेना, अंतिम स्वर क है, क आधा हो जाएगा, आगे वाला ये जुड़ जाएगा और नाम हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य के पिता का नाम चणक था और वो चणक का पुत्र था, इसलिए उसको बोलते हैं चाणक्य। एक नाम और आ गया याद, इसमें एक ई भी याद रखना है भाई, ई, ठीक है। इसके बाद में इधर करवा देता हूँ कुछ उदाहरण, ये लिखते रहो भाई आप, महत्वपूर्ण है ये, आसान मत समझना इनको। इसके अलावा एक शब्द है, सिंपल सा है, आपको कोई पूछेगा कि ग्रस्त प्लस ये, ध्यान से देखें, ग्रस्त में ये प्रत्यय जोड़ रहे हैं, ग मूल शब्द तो जैसे ही लिख देंगे, री है, री का क्या कर देंगे आर, प्रथम स्वर में री है, ग में री का आर करेंगे तो गा रे हो गया गार, और है आगे वाला है से, थ आधा कर देंगे, इसमें ए प्रत्यय जुड़ेगा भाई, ए आधा कर देंगे और अंतिम स्वर का लोप करेंगे तो ए पूरा हो जाएगा, ठीक। तो गृहस्थ प्लस ए, ये री है, ये क्या बन गया आपका गाहस्थ, आगे वाले जो रे है वो आगे वाले वर्ण पे चला जाएगा और नाम क्या बन जाएगा गाहस्थ। अब ये तो कठिन शब्द है, ऐसा लगता है कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा याद कर ही नहीं सकते, लेकिन सिंपली समझें। इसके अलावा एक नाम और है, सिंपल नाम दे देता हूँ, सुंदर प्लस ये, बिल्कुल सिंपल नाम है, ऊ का औ हो जाएगा, नाम बन जाएगा सौ, ऊपर बिंदी लगा दी, द रे आधा होगा, आगे वाला ये के ऊपर चला जाएगा और नाम बन जाएगा सौंदर्य। इसी तरह से एक शब्द है विधवा प्लस ये, ध्यान से देखें, वह के ऊपर ई की मात्रा है, ई आई में बदल जाएगा, नाम बन जाएगा वे ध, अंतिम स्वर का लोप कर देंगे, वह आधा, आगे वाला सीधा ये जुड़ जाएगा, नाम बन जाएगा वैधव्य। जो विधवा का जीवन जीती हो उसके लिए वैधव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा हमने ये के उदाहरण ले लिए, एक के ले लिए, अब ए के ले लेते हैं, है ना। ए के उदाहरणों में देखो, जैसे शब्द लिखा जाएगा गंगा प्लस ए, अब देखिए गंगा प्लस ए, पहले शब्द ग है वो गांव में बदल जाएगा, ऊपर बिंदी लगा देंगे, ग के अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा, लेकिन ए जुड़ेगा तो ये नाम गांगे हो जाएगा। इसी तरह से कुंती प्लस ए, बताओ भाई क्या नाम होगा, कौनते। इसी तरह से अंजनी प्लस ए, नाम क्या बनेगा आंजने। विनती प्लस ए, नाम क्या बनेगा वैनते। तो इस तरह से आपको शब्दों का बहुत ज़्यादा, ऐसे डिक्शनरी में कम से कम मैं दावा करता हूँ कि 100 शब्द मिलेंगे आपको, आप अच्छे से 100 शब्दों की डिक्शनरी एक नियम से तैयार बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा री वाला एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, हरिद प्लस इक, है में री है तो ये हार, हा आधा रे, द के अंतिम स्वर का लोप करेंगे, लेकिन आगे वाला ई जुड़ते हैं, दी पूरा और इक, और नाम बन जाएगा हार्दिक। कोई पूछेगा आपसे हार्दिक में मूल शब्द क्या है, हरिद। ध्यान रखें, दो शब्द होते हैं, एक तो हरिद, इसका अर्थ होता है हृदय, और एक शब्द होता है हरिद जिसमें रे होता है, री नहीं रे होता है, इसका अर्थ होता है तालाब। याद कर लेना भाई, हरिद और हरिद। हरिद का मतलब हृदय और जो रे वाला है होता है उसका अर्थ क्या होगा, तालाब। इसके अलावा ई का उदाहरण ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण है भाई, और आपके शुद्ध शुद्धि की दृष्टि से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई पूछेगा आपसे वाल्मीकि का शुद्ध रूप, तो ध्यान रखें ई छोटा लगा हुआ है, वह का तो वाह हो जाएगा, ये अपना मूल रूप में रहेंगे, अंतिम स्वर में कै का लोप करेंगे और आगे वाला ई जुड़ेगा, नाम बन जाएगा वाल्मीकि। शुद्ध शुद्धि में न जाने कितनी बार पूछा गया। इससे भी एक महत्वपूर्ण शब्द है महात्मा प्लस ये। अब देखिए ये प्रत्यय जुड़ा है, मैं में आ हो जाएगा, हा अपने स्थान पे है, इसके अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा, लेकिन आगे वाला रैया जुड़ते ही नाम बन जाएगा। रट लेना, लिख लेना, महात्म्य शब्द, वाल्मीकि शब्द, हार्दिक शब्द, वेनते, गांगे, कौनते, स्पेशली शब्द है भाई, ये शुद्ध शुद्धि की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो महात्मा प्लस ये, महात्म्य नहीं होगा महात्म्य, महात्म्य। तो ई का उदाहरण वाल्मीकि वाला देख लिया। अयन के भी कई उदाहरण होते हैं, जैसे इसमें रामायण वाला आ जाएगा, राम प्लस अयन, और ए के हो गए, ए के हो गए। इसके अलावा एक शब्द और है, ए के दो तीन और लिखा देता हूँ, जैसे शिव प्लस ए, प्रथम ई है वो ए में बदल जाएगा, से, वह अपने स्थान पे आधा हो जाएगा, लेकिन ए जुड़ते ही वह पूरा। कोई पूछेगा आपसे सेव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे ए प्रत्यय है। जिन प्लस ए,
शब्द बनेगा ई का ए जैन, बुध प्लस ए बौद्ध। तो इस तरह से आपके शब्दों का जो है बहुत ही अच्छा रूप इसके अंदर रहेगा। हाँ, इसके अलावा आपको शुद्ध शुद्धि में व्याकरणिक दृष्टि से कई शब्द देखेंगे, कई शब्द आपको मिलेंगे। एक दो शब्द और याद कर लेता हूँ, अगर आपके लिए अच्छा मिल जाए तो और भी ठीक है, तब तक आप लिखो, इनको अच्छे से लिखो। एक दो शब्द मैं देख के और बता देता हूँ आपको, अगर कोई अच्छे शब्द मिल रहे हैं जो आपके ध्यान में, आपके संज्ञान में बहुत कम रहे हो, तो उनकी ओर हम थोड़ा देख लेते हैं और फिर हम आगे। हालांकि उपसर्ग और प्रत्ययों की, जैसे मैंने बताया कि कोई सीमा नहीं होती, असीमित होते हैं, कोई भी शब्द उपसर्ग और प्रत्यय का कार्य कर देते हैं। फिर भी आप एक बार इनको अच्छे से देखें, है ना। तो देखो, एक शब्द और लिख लेना, प्रथा प्लस ए। प्रथा कुंती को बोलते थे। पै अपने स्थान पे री का आर हो जाएगा, पार, थे का आधा हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा, लेकिन ए जुड़ते ही रे पूरा, और ये रे आधा है, इसलिए नाम बन जाएगा पार्थ। ये पार्थ नाम बन जाएगा इस तरह से। तो पार्थ शब्द में मूल शब्द क्या है, तो आप बताएंगे प्रथा। अब कई शब्द है, लालित्य है, जैसे ललित प्लस ये लालित्य, है ना। साहित्य प्लस ये साहित्य, इसी तरह से कवि प्लस ये भी एक शब्द है, इसी नियमों में आता है। तो कै का तो क्या हो जाएगा का, वह में अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा, आगे वाला ये जुड़ेगा, तो कवि प्लस ये क्या हो जाएगा काव्य। कवि प्लस ये का क्या हो जाएगा काव्य। अब इससे मिलता जुलता एक प्रत्यय मैं और बता देता हूँ आपको, एक बार ये आप लिखो इसको। एक और लिख लेना भाई यहाँ पे, ये भी अच्छा शब्द है, वृष्णि प्लस ए, वार्ष्णेय। अब नियम बताया हुआ, आप देख लो, दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। चलो भाई, मिटा देता हूँ इनको, फिर दो चार कुछ विशिष्ट प्रत्यय हैं भाई, उनको देखना आपको, और बाकी सिंपल प्रत्यय आप अपनी किताब से पढ़ना, और जितना कठिनाई प्रत्यय की थी और जितने आपको समझाने वाली चीज़ प्रत्यय में थी वो अच्छे से समझाइए। हाँ, प्रत्यय के भेद मैंने आपको नहीं बताए, क्योंकि भेदों के बारे में हो सकता है कि इसमें रीट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और फिर भी हम आगे के समय में और ज़्यादा इनकी कक्षाओं में डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, एक तो प्रत्यय होता है त्वय, और एक प्रत्यय होता है तव्य। सिंपली समझ लें इनको। देखो, यहाँ एक तो होता है त्वय प्रत्यय, एक तव्य प्रत्यय, ठीक। अब क्या होता है, किसी भी शब्द के अंत में अगर तव्य नाम आ जाता है ना, तो उसमें आप यह वह कुछ मत मानना। जैसे नाम आ गया कर्तव्य, नाम आ गया ज्ञातव्य, तो ऐसे नाम आ गए ना, अब आप सोचोगे यह प्रत्यय भी हमने पढ़ा है, ए प्रत्यय भी हमने पढ़ा है, तो हो सकता है यह और ए में से रहा होगा, लेकिन नहीं। याद इतना रखिएगा, अगर किसी शब्द के लास्ट में तव्य आ गया तो उसको तव्य प्रत्यय मानना है, बस कहानी खत्म है। इसके बाद में त्वय, इसका भी थोड़ा कहानी अजीब सी है। जैसे तत्व है ना, तो तत् प्लस त्वय। इसी तरह से महत्व आप पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, महत्व प्लस त्वय, है ना। तो ये त्वय वाले भी आप ज़्यादा से देख लें।
जैसे नेतृत्व है, नेतृत्व त्व प्रत्यय स्पष्ट नजर आ रहा है, कटुत्व है त्व प्रत्यय स्पष्ट नजर आ रहा है। फिर एक प्रत्यय है भाई दान, एक प्रत्यय क्या है? दान। इस दान में भी एक अपवाद है, इत्रदान, फूलदान, पीकदान, एक नाम लिख दिया जैसे मैंने नेत्रदान। तो देखें इसमें क्या है कि 4 विकल्प मैंने लिख दिए, लेकिन ये जो नेत्रदान शब्द है इसमें दान प्रत्यय नहीं है, बाकी इन 3 में दान प्रत्यय है। इसको समझ लेना, नाम देखो चेंज हो सकते हैं, आपको समझना है। यहाँ देखो दान शब्द है ना, एक ये दान और ये दान, ये और ये तीनों दान शब्द आ रहे हैं पात्र के लिए, और ये दान शब्द आ रहा है देने से। तो देने वाला वो प्रत्यय का कार्य नहीं कर रहा है, जो पात्र है वो प्रत्यय का कार्य कर रहा है। जैसे इत्रदान, ऐसा पात्र जिसके अंदर इत्र रखा जाता है। फूलदान, ऐसा पात्र जिसमें फूल रखे गए हैं। पीकदान, ऐसा पात्र जिसमें पीक किया जाता है। पीक का मतलब होता है थूक, पहले थूकने के लिए जैसे बूढ़े लोग होते हैं वो एक अपनी छोटी मटकी वगैरह रखते हैं, उसके अंदर वो एक पीकदान का कार्य करती है। या बड़े राजशाही परिवार में अपने पान थूकने के लिए रानियां वगैरह रखते थे। तो इत्रदान, फूलदान, पीकदान। लेकिन नेत्रदान का, नेत्र का दान करना देने से संबंधित है, नेत्र रखने के लिए कोई पात्र नहीं है। आपको इस क्वेश्चन को ऐसे न पूछ के देखो, ऐसा अपना है ना, ये पूछने वाले बड़े अजीब होते हैं। उन्होंने एक बार इस क्वेश्चन को डाल दिया था कि इनमें से कौन सा दान प्रत्यय विषम है। फिर ये चीज़ आपको समझनी, विषम कैसे हो गए? ये 3 तो पात्र का कार्य कर रहे हैं, एक है वो देने से संबंधित है। ठीक है, तो एक तो दान वाला ध्यान रखना। एक भाई प्रत्यय है ना, पीछे RPC ने एक प्रत्यय पूछा था, आस्पद, रट के रखना भाई। विवादास्पद, हास्यास्पद, संदेहास्पद। तो ऐसे शब्दों में आस्पद प्रत्यय होता है, इनको रट लेना, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। एक होता है भाई त्रय प्रत्यय, सर्वत्र। त्रय का मतलब जगह हो गया, सर्वत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, अन्यत्र। इसके अलावा 2-3 शब्द और लिख लो आप। हाँ, इनमें सब तो और मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना ये जो चरित्र शब्द है इसमें त्रय प्रत्यय नहीं है। इसके अंदर जो प्रत्यय है वो है चर प्लस इत्र। इसमें इत्र मूल शब्द है, चर भी मूल शब्द है। तो ऐसे शब्दों में अन्यत्र, सर्वत्र, अस्त्र, शस्त्र, और उसमें आपको दे दे चरित्र। तो ध्यान रखिए वहाँ मूल शब्द चर प्लस इत्र है, न कि चरी प्लस त्रय। तो वो भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। और ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण कौन से दिक्कत आएगा, मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा इसमें नहीं बचा है, और विदेशी में भी नहीं है भाई। जो महत्वपूर्ण थे, और एक और देख लो आप, ये देख लेना, एक विशिष्ट उदाहरण है, कुआ प्लस ई। भाई ये एक विशिष्ट है। अब क्या है कि अंतिम स्वर का लोप हो जाता है और सीधा ई जुड़ जाता है, और कुआ प्लस ई बन के कोई नाम बनता है। ठीक है, तो ये हुआ अपना प्रत्यय का टॉपिक समाप्त। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दे। देखो, हालांकि जो क्लास ले रहे हैं उनकी दिक्कत वैसे नहीं आएगी, लेकिन हमने प्रत्ययों के जो मूल प्रत्यय थे, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ थी, या जो प्रत्यय समझने योग्य थे, उनके ऊपर हमने चर्चा की। बाकी हम अपना अगला टॉपिक है वो अगली क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।